दोस्तों नमस्कार। हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग प्राइम नंबर देख रहे थे। तो हमने बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 से 100 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है। आज हम देखेंगे कि किसी संख्या को देखकर हम कैसे बता पाएंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। हम प्राइम नंबर को चेक करेंगे कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। मान लो एग्जांपल हमारे पास है 53। क्या है? 53। अब हमें पता है कि 53 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, जैसे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। और गिनती क्या है? गिनती हमारे पास है 53, मतलब 53 49 और 64 के बीच में होगा। ठीक है, 53 कहाँ है? 53 है 49 और 64 के बीच में। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर और 64 क्या है? 8 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मुझे 53 का वर्गमूल निकालना हो तो हमें एक बात पता चल जाएगी कि 53 का वर्गमूल 7 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। क्या होगा? 53 का वर्गमूल 7 से बड़ा होगा तथा 8 से छोटा होगा। ठीक, तो 7 से बड़ा 8 से छोटा, तो हम मान लेते हैं कि वर्गमूल कितना होगा? 7 दशमलव कुछ। अब कुछ में कुछ भी हो सकता है, यहां तक आप कर लेंगे। जब यहां तक कर लेंगे तो आपको करना क्या है? 7 या उससे नीचे के प्राइम नंबर आपको पता करने हैं। तो 7 से नीचे के प्राइम नंबर, 7 या 7 से नीचे, तो एक तो 7 ही हो गया। 7 के नीचे 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2। ठीक, तो 7 या 7 के नीचे हमें प्राइम नंबर मिल गए 7, 5, 3 और 2। हमें चेक करना था कि ये 53 जो है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमें 7 या 7 के नीचे के जो भी प्राइम नंबर मिले हैं, हम प्राइम नंबर्स का 53 में डिवाइड करेंगे। तो यदि 53 में हम 7 से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा, भाज्य नहीं होगा। 53 में यदि हम 5 से डिवाइड करें तो ये भी नहीं कटेगा। 53 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। और 53 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। कोई भी संख्या 53 को नहीं काट पा रही है, इसका मतलब कि 53 क्या है? 53 है प्राइम नंबर। 53 क्या है? प्राइम नंबर। क्लियर? आइए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे 97 को। कैसी भी संख्या रहे, तरीका यही है। हमें चेक करना है कि 97 ये प्राइम है कि नहीं है। तो 97 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? तो हम देख रहे हैं 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 97 कहाँ पे है? 97 है 81 और 100 के बीच में, मतलब 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में। इसका मतलब कि 97 का जो भी वर्गमूल होगा वो 9 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका वर्गमूल कितना है? 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब हमें 9 या 9 से नीचे के
सारे जो प्राइम नंबर हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे। तो 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, 9 तो कंपोजिट नंबर है, तो 9 को छोड़ो क्योंकि हमें तो प्राइम नंबर चाहिए। तो 9 से छोटे प्राइम नंबर क्या हैं? 7, 5, 3 और 2। हमें चेक करना था 97 प्राइम है कि नहीं है। तो 97 में 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 97 में 5 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब कि किसी से भी विभाजित नहीं हो रहा है। तो यदि किसी से विभाजित नहीं हो रहा है तो 97 क्या है? 97 है प्राइम नंबर। 97 क्या है? प्राइम नंबर है। एक और देख लेते हैं। एक 137 कहाँ पे मिलेगा भैया? 137 11 का स्क्वायर 121 और 12 के स्क्वायर 144 के बीच में है। इसका मतलब कि यदि हम 137 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 137 का वर्गमूल क्या आएगा? 137 का वर्गमूल आएगा 11 दशमलव समथिंग। कितना आएगा? 11 दशमलव समथिंग। ठीक। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही है कि हम 11 के बराबर या 11 से छोटे प्राइम नंबर लिखेंगे। तो जो हम 11 या उसके नीचे के प्राइम नंबर लिखेंगे तो एक तो प्राइम नंबर 11 स्वयं हो जाएगा, फिर उससे छोटा प्राइम नंबर 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, 9 नहीं लिखेंगे। 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2। हमें चेक करना था 137 प्राइम है कि नहीं है। तो 137 में 11 से डिवाइड करो, नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 137 में 7 से डिवाइड करो तो भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा और 2 से भी नहीं होगा। तो ये किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो जब किसी से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो 137 क्या है? 137 प्राइम नंबर है। बात समझ आ रही है? एक और चेक करते हैं। 187। इतने क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लें कि हम कर क्या रहे हैं। हम 187 को चेक करेंगे प्राइम है कि नहीं है। तो 187 किसके किसके बीच है? 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। इन दोनों के बीच में क्या है? 187। तो 187 का वर्गमूल क्या मिलेगा? 13 दशमलव कुछ। 13 से ज्यादा मिलेगा। 13 से ज्यादा मिलेगा तो अब हमें कौन से प्राइम नंबर चाहिए? 13 या 13 से कम। तो 13 लिख लेंगे, ये भी एक प्राइम नंबर है। 13 के बाद 13 से छोटा 11 एक प्राइम नंबर है। 7 तीसरा, 5, 3 और 2। अब 187 में जब 13 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। 11 से डिवाइड करोगे तो 11 एक का 11। हाँ ये देखो, ये मामला यहाँ फंस गया, मजा आ गया। 187 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 एक का 11 और 11 सते 77। ये पूर्णतः विभाजित हो गया। 13 तो विभाजित नहीं कर पाया, लेकिन 11 इसको पूर्णतः विभाजित कर दिया। अब हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही किसी एक प्राइम नंबर ने इसको डिवाइड कर दिया, वैसे हम क्या बोलेंगे?
ये प्राइम है कि नहीं है? नहीं है। तो ये क्या है? ये भैया कंपोजिट है। क्या है? कंपोजिट है। ठीक, क्लियर? एक और एग्जांपल देख लीजिए। आपको हमेशा ये मेथड फॉलो नहीं करना है, कभी कभी आंख खोल के भी देखना है। एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, उसमें लिखा था कि 190 ये कंपोजिट है कि नहीं है, मतलब ये प्राइम है कि नहीं है। अब यहां आप मेथड फॉलो करने मत जाना, ठीक है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि लास्ट में जीरो है। तो यदि जीरो है तो क्या होगा? ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। और क्या हो सकता है? ये संख्या 5 से भी डिविजिबल है। तो जब 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो ये सीधी सी बात है कि कैसी संख्या है? ये संख्या कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। तो आपको हर क्वेश्चन पे वो मेथड नहीं फॉलो करना है, हालांकि वो क्वेश्चन ही ऐसा पूछेगा कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर जहां पे सीधा सीधा आपको आंखों से दिख रहा हो, वहां मेथड फॉलो करने मत लग जाना। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आज एक किसी बहुत बड़े विद्यार्थी ने हमसे बताया कि यार ये पूछता कहाँ है। ऐसा वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ना तो कोई एग्जाम दिया हो, या तो एग्जाम दिया भी होगा तो उनसे क्वेश्चन लगा नहीं होगा। देखो, लिखा है यदि p तथा p+1 दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो p-1 के बारे में क्या विचार है। कितना सरल सा क्वेश्चन पूछा है। आपको लग रहा है अरे मैथ का क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल इतिहास टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या विचार है? विचार पूछ रहा है। देखो भाई, विचार देखो। ऑप्शन 1, अभाज्य संख्या होगी। दूसरा, भाज्य संख्या होगी। तीसरा, एक भाज्य संख्या का वर्ग होगा। एंड टी इसका मात्र एक गुणनखंड होगा। इसका मात्र एक गुणनखंड होगा।
अब ऐसा क्वेश्चन अगर दिख जाएगा परीक्षा में तो नानी याद आ जाएगी। याद आएगी नानी। देखो कैसे। अभाज्य संख्या के बारे में आपने जो रटा हुआ है 2 3 5 7 11 13, उस पे सवाल नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि p और p+1 दो अभाज्य संख्या है, मतलब p और p के ठीक एक बात, इसका मतलब समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि ये दो ऐसी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है जो दोनों लगातार संख्या हैं और दोनों अभाज्य हैं। और ऐसी संख्या केवल दो ही है जो दोनों लगातार हो, दोनों अभाज्य हो, वो है 2 और 3। मतलब अगर ये दो जो है p है तो ये क्या है? p+1 है। बात समझ आई? कह रहा है कि p-1 के बारे में विचार बताओ। तो p-1 क्या होगा? p-1 हो जाएगा 2 - 1। p-1 की वैल्यू होगी 1। ठीक है? p-1 क्या होगा? 1 होगा। अब 1 के बारे में क्या विचार है बताओ भाई। तो 1 अभाज्य संख्या है? नहीं। 1 भाज्य संख्या है? नहीं। 1 भाज्य संख्या का वर्ग है? तो 1 जब भाज्य संख्या है ही नहीं तो उसके वर्ग होने का ही सवाल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मात्र एक गुणनखंड होगा। हाँ, ये बात सही है। अगर हमारे पास 1 है तो 1 का एक ही गुणनखंड होगा, 1 एंड ओनली 1 फैक्टर। बात समझ आ रही है? इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि p तथा p+1 दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो p-1 के बारे में क्या विचार है। मैंने कहा कि वो दो संख्याएं आपसे ऐसी पूछ रहा है जो लगातार संख्याएं हैं, p है और p+1 है। पूरे प्राइम नंबर में केवल आपको दो ही ऐसी संख्या मिलेगी जो क्या है, जो लगातार है और अभाज्य है। वो कौन सी है? 2 और 3। इसके अलावा पूरे प्राइम नंबर के सिस्टम में आपको ऐसी दो संख्या नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब p 2 हो गया और p+1 वो 3 हो गया। क्लियर? अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है p-1 के बारे में विचार बताओ। तो ये विचार है, विचार सामने सब लिखे हुए हैं। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, लेकिन एक का एक ही गुणनखंड होता है, ये बात सही। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताइए। वो कथन क्या है? अभाज्य संख्या के +-1 के रूप में लिखा जा सकता है। विपरीत कथन भी सत्य है। दूसरा, अभाज्य संख्या
6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। विपरीत कथन असत्य है। ठीक है। तीसरा क्या है? अभाज्य संख्या के एक से अधिक युग्म हैं जिनका अंतर एक है। और चौथा, अभाज्य संख्या के दो से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। मेहनत लग गया लिखने में, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने कल कहा था कि अभाज्य संख्या को 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सही बात है, लेकिन इसका विपरीत कथन सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी भी संख्याएं 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वो सारी संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल कर लिया था 25, तो 25 को हम 6k प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर k के स्थान पे 4 रख दें तो 6 चौके 24 है 25। तो 25 भी 6k प्लस 1 है, लेकिन 25 अभाज्य नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो जो पहला गलत है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा कि अभाज्य संख्या को 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसका विपरीत कथन सत्य नहीं है। इसका विपरीत कथन असत्य है। इसका मतलब कि जितनी भी संख्याएं 6k माइनस 1 और 6k प्लस 1 के फॉर्म में है, वे सारी संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है। पहला गलत होते ही दूसरा अपने आप सही हो गया। तीसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हालांकि हमको आंसर मिल गया कि बी इसका आंसर है, लेकिन हम सी को भी देख लेते हैं। सी क्या है? अभाज्य संख्या के एक से अधिक युग्म है जिनका अंतर एक है। नहीं, एक से अधिक नहीं है, एक ही है। कौन सा? 2 और 3। यही बस एक ही ऐसा पेयर है अभाज्य संख्याओं का जिसका डिफरेंस क्या है? एक है। इसके अतिरिक्त और आपको पूरे सिस्टम में दूसरा पेयर नहीं मिलेगा। ठीक। और चौथा क्या है? अभाज्य संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। यदि 2 से कम है, जैसे 1, तो वो भी अभाज्य नहीं होगा, और 2 से अधिक है तो वो भी अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य की वो मैंडेटरी वो शर्त है कि 2 फैक्टर होगा। ठीक। तो दोनों बढ़िया क्वेश्चन थे, इसको आप लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए। P
3 से बड़ी अभाज्य संख्या है। p क्या है? 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है। p स्क्वायर को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन 1, 0, 3 और 6। अच्छा सवाल है, देख लेते हैं क्या है ये। कह रहा है कि p 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है। मैंने कहा था कल की क्लास में कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या जो 3 से बड़ी है उसको हम 6k ±1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा p क्या हो गया? p हमारा हो गया 6k ±1। अब हमें क्या करना है? अब हमें p स्क्वायर निकालना है, क्योंकि p स्क्वायर को 12 से भाग देना है। तो p स्क्वायर निकालोगे तो ये हो गया 6k, इसका स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या होगा? 2ab प्लस 2 6k, फिर क्या होगा? प्लस 1 का स्क्वायर। यहां तो भाषा में आ गई। देखो ये प्लस माइनस इसलिए किया गया क्योंकि ये 6k ±1 क्या है? 6k + 1 और 6k -1। तो एक बार जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6k स्क्वायर प्लस 2 6k ऐसे आएगा, और एक बार जब 6k -1 का करेंगे तो 6k स्क्वायर -2 6k इस तरह आएगा। तो हमने दोनों का साथ में लिखा तो हमने प्लस माइनस लिख दिया। तो ये देखो हो जाएगा 36k स्क्वायर, ये हो जाएगा ±12k, और ये हो जाएगा 1। हमें इसको 12 से डिवाइड करना है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा भाई? 36k स्क्वायर में 12 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। ±12k को 12 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा 1, और 1 को भाग करना है 12 से। 1 को 12 से भाग करेंगे तो भागफल 0 जाएगा और शेषफल 1 बचेगा। तो पहला हमारा आंसर सही है। इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए इसको। ठीक, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अभी और भी क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला, आपको इसमें से सत्य कथन बताना है। प्रत्येक भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? प्रत्येक
पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए क्या है? पहला सही है। ऑप्शन बी क्या है? दूसरा सही है। ऑप्शन सी क्या है? पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ द एबव। देखिए, आपको पता है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 2 3 4, 1 से शुरू होता है। वो पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है? 0 1 2 3 ऐसे शुरू होता है। मतलब जीरो क्या है? जीरो एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ये तो गलत हो गया फिर। क्योंकि अगर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता तो जीरो पूर्ण संख्या है और जीरो भी प्राकृतिक संख्या होता। अरे बस हमें, तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो जब दूसरा गलत है तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। बचे हमारे पास दो क्या होगा? देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ये सही है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या की शुरुआत ही 4 से होती है। इसमें कोई हमको डाउट नहीं है। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट वो सही हो गया और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और आज के लिए इतना ही। अभी भाज्य संख्या पे 2-4 क्वेश्चन है, इसको कराना है। कराने के बाद फिर किसी नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और आप इसको देखते रहिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है और निश्चित रूप से आपको मजा आएगा, आपका कॉन्सेप्ट सुधरेगा। इस उम्मीद के साथ नमस्कार।